आगे साउंड चेक कीजिए जरा। आवाज आ रही है? साउंड चेक कीजिए और मुझे बताइए। आज हम लोग करने वाले हैं एटम और न्यूक्लियस का। चैप्टर अलग अलग है, दोनों का मिला के एक यूनिट बन जाता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि यूनिट नंबर 7 कहाँ है, तो मैं बता दूं आपको, यूनिट नंबर 7 जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें कि कल ही मैंने बता रखा था कि रे ऑप्टिक्स जो है उसी के साथ हम लोगों ने कर लिया था कि इसमें क्या करना है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल भी और सिंपल माइक्रोस्कोप भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन सब का आपको क्या करना है कि एनिमेटेड डायग्राम देख लेना है। ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब करने को और डायग्राम बनाने को आता है, तो एनिमेटेड डायग्राम देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। हम लोग अभी यूनिट नंबर 8 दैट इज एटम एंड न्यूक्लियस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूं यहां पर स्क्रीन शेयर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो एटम एंड न्यूक्लियस में सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहले हम एटम करेंगे फिर न्यूक्लियस करेंगे। ठीक है, तो एटम एंड न्यूक्लियस में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है थॉमसन का मॉडल, थॉमसन। ठीक है, अच्छा, इससे पहले अगर मैं बताऊं कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटम नाम इंडिया में किसने दिया, किसने बताया था एटम का कॉन्सेप्ट। नाम नहीं दिया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी हर जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग, अलग अलग साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि सबसे छोटा यूनिट हो सकता है, किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है। नाम उसका बाद में एटम पड़ा, उसी का नाम बाद में एटम पड़ा, लेकिन इंडिया में कौन कह रहा था ये आप जरा सोचिए, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, किसी को पता है तो मुझे बता दिए, क्योंकि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ सकता है कभी कभी। ठीक है, ओके। अरे नहीं रे, अब्दुल कलाम सामने बहुत पहले ये बात बताई गई है। क्या हो गया हुजैफा को? सर को लिंक नहीं मिला भाई, भेज दिया है सबको, क्लास का लिंक पहुंच चुका है, सारे क्लास में जुड़ चुके हैं। आप चलिए, अब चुपचाप पढ़ाई कर लो, कल ही एग्जाम है, कमेंट करने से बेहतर है पढ़ाई करो। तो अपने को थॉमसन मॉडल, अपने को रदरफोर्ड मॉडल और अपने को एटम की बात करें तो नील बोर मॉडल, 3 मॉडल अपने को जानना जरूरी है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं थॉमसन मॉडल क्या है। थॉमसन मॉडल या फिर तरबूज मॉडल, आप दो कह लें, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, थॉमसन, वाटरमेलन, तीनों का तीनों एक ही तरह के मॉडल्स होते हैं। वे क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। थॉमसन ने कहा था कि एटम को, किसी ने कहा कि भाई हाँ एटम की, चलिए मान लिया कि सबसे छोटी यूनिट एटम होगी, तो एटम दिखता कैसा होगा? तो थॉमसन ने कहा मैं बताता हूं। ये मान लीजिए ये तरबूज है, तरबूज का ये जो रेड 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 पार्ट है उसको पॉजिटिव मान लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर जो बीज होता है, बीज होता है वो मान लीजिए आप नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही हमारा प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन या फिर थॉमसन मॉडल है। बस इतना ही कहा था इन्होंने। ठीक है, तो इनसे पूछा गया था कि भाई इसके बाद आए थे कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को ये बात पची नहीं। रदरफोर्ड ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो यार ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाता है, एक तरफ से लाइट दूसरी तरफ चली जाती है, सोचते ही रहते हैं साइंटिस्ट, है ना। रदरफोर्ड आए और उन्होंने धमाल मचा दिया। ठीक है, क्यों धमाल मचाया? क्योंकि वो आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक गोल्ड फॉयल लिया, सोने की पतली सी परत ली, एक गोल्ड फॉयल लिया, सोने की पतली सी परत ली। सोने की पतली सी परत में इन्होंने क्या किया? सोने की पतली सी परत में इन्होंने क्या किया? एक अल्फा अल्फा रे छोड़ा, सॉरी हाँ अल्फा रे छोड़ा, अल्फा पार्टिकल छोड़े। अल्फा पार्टिकल छोड़ा इन्होंने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल छोड़े, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल छोड़े। छोड़ने के बाद इनको दिखा, ऐसे अल्फा पार्टिकल छोड़े तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो बाहर निकल जा रहे हैं, बीच में कुछ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और यू टर्न लेकर के वापस आ जा रहे हैं, यू टर्न लेके वापस आ जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और अपना रास्ता बदल ले रहे हैं। तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए और तीनों पे 3 रिजल्ट दिया, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। 3 ऑब्जर्वेशन क्या कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, किसको? अल्फा अल्फा
ये गोल्ड फॉइल को, क्रॉसेस द गोल्ड फॉइल, मेनी अल्फा पार्टिकल, मेनी अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, बहुत जगह है, ठीक है, और बहुत सारा जगह खाली है। दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल यू टर्न ले रहा है, यू टर्न, और वो इसका मतलब ये है जहां से वो यू टर्न ले रहा है वहां पर एक मास कंसंट्रेशन है, मास कंसंट्रेशन है, मास कंसंट्रेशन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव क्यों कहा इन्होंने? तो अल्फा जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, पहले से खोज हो चुकी थी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है। तो अगर बीच में पॉजिटिव नहीं होता तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में चिपक जाते, लेकिन बीच में पॉजिटिव था तभी तो पॉजिटिव जा रहा है और वापस आ जा रहा है ना, रिपल्शन हो जा रहा है। तीसरा नंबर, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जा रहे थे और अपना रास्ता बदल दे रहे थे। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या करते थे? चेंजेस द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर ले रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ वहां पर घूम रहा है, समथिंग रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व, रिवॉल्व अराउंड, तो कुछ वहां पर घूम रहा है। बाद में यही चीज आई कि वो जो घूम रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ठीक है, बाद में ये चीज आई। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अच्छा, जब रदरफोर्ड से ये बात कही गई कि भाई आपने तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज बता दी, लेकिन एक बात बताइए, वो जो घूम रहा है वो क्या जिंदगी भर घूमता रहेगा? तो ये बताने में फेल हो गए कि भाई जिंदगी भर तो सही बात है, कोई भी चीज जिंदगी भर घूमती नहीं रहेगी, कभी ना कभी रुकेगी, क्योंकि लॉ ऑफ द मोशन की बात करें, है ना, या फिर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमेशा खत्म होती है, कभी ना कभी होती है खत्म, है ना। तो ये बात कहना कि ये हमेशा घूमता रहे ये गलत हो जाएगा। तो इनसे पूछा गया, इनकी यही कमियां थी कि ये हमेशा घूमता रहे, नहीं बता पाए, और थॉमसन ट्रांसपेरेंसी को नहीं समझा पाए थे, और एक जगह से एक पार से दूसरे पार लाइट का जाना वो नहीं समझा पाए थे। रदरफोर्ड हमेशा घूमते हुए पार्टिकल को नहीं समझा पाए थे। तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो नील बोर आए, अगले साइंटिस्ट हमारे, नील बोर। नील बोर, नील बोर ने कहा कि चलिए हम बताते हैं ये जो है ना, ये क्यों क्या कहते हैं, जो हमारा जो घूमता हुआ पार्टिकल है वो हमेशा घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए बात दरअसल ये है, ये जो सेंटर पर जो प्लस चार्ज है, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाद में ये खोज हुई तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, सेंटर पर जो चार्ज है जो पॉजिटिव है उसके आसपास ये निगेटिव चार्ज घूमता है, ये उसके आसपास घूमता है, ठीक है, उसके आसपास ये घूमता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये ऐसे नहीं घूमता जैसे हम सोच रहे हैं। तो फिर कैसे घूमता है भाई? तो ये इन्होंने कहा ये अपनी एनर्जी को कैलकुलेट करता है पहले कि मेरे पास कितनी एनर्जी और कितने देर तक चल सकती है। तो अगर इसको लगता है कि बहुत देर तक मैं एक नंबर ऑर्बिटल में रह सकता हूं तो ये एक नंबर में ही बैठ के घूमता रहता है, और जब इसके पास एनर्जी आती है तो ये चौथे नंबर पे चला जाता है, फिर एनर्जी खत्म तो फिर दूसरे नंबर पे वापस आ गया, फिर एनर्जी आई तो तीसरे नंबर पे चला गया, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है। तो मतलब एनर्जी लेवल के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पॉकेट के अंदर मनी होती है, पॉकेट खर्चा, पॉकेट मनी जैसे जैसे मिलती रहती है, वैसे वैसे उस हिसाब से हम लोग अपना अपर एंड लोअर क्लास के रेस्टोरेंट को चुनते रहते हैं। ज्यादा पैसा बड़े रेस्टोरेंट में गए, कम पैसा टपरी पे चाय पी, इस तरह से, हालांकि टपरी की चाय कांस्टेंट है, इस तरह से हमारा काम चलता रहता है। हम लोग जैसे पॉकेट मनी आती है ऊपर चले जाते हैं, पॉकेट मनी कम नीचे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी वही काम है, ज्यादा एनर्जी ऊपर चला गया, कम एनर्जी नीचे चला आया, और हमेशा घूमता रहेगा। तो ये नील बोर ने बताया था, KLMN, ये ऑर्बिट का नाम इन्होंने दिया, 1 2 3 और 4। इस तरीके से नील बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसीलिए हमेशा जो है ये घूमता रहेगा। इसमें इतना ही था, और एक और है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम बताइए, तो लेट मी शो यू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। 4 लेवल की सीरीज होती है, तो 4 लेवल की सीरीज होती है। ये हमारा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है। और इसी में बनता जाता है एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, ऐसे बनता जाता है, ठीक है। अब ये इसी में ये लाइमन सीरीज बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। तो यहां से आएंगे ये सीरीज, अगर पांचवें नंबर से ग्राउंड, सॉरी पांचवें के बाद चौथे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर, चौथे नंबर से, फिर तीसरे नंबर से, फिर दूसरे नंबर से, इस तरह से आएंगे, इस तरह से चलते हुए आएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा छठा, पांचवा, चौथा, इस सीरीज में लाइमन सीरीज कहलाएगा ये, लाइमन सीरीज। मतलब हमारा जो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, छठे नंबर पर, 6 नंबर स्टेट पर गया, और वहां से फिर वापस आया, फिर कोई पांचवें नंबर पे गया होगा, फिर वापस आया होगा, तो आएगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा। एनर्जी छोड़ता हुआ जो आता है, इसी को हम लोग बाद में इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बाद में बनाते हैं लेजर, लेजर लाइट बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, समझ रहे हैं बात। उसी तरीके से अगर हम लोगों ने छठे नंबर, सातवें नंबर से बनाया, कहाँ तक लेकर के आए, पहले वाले तक, फिर छठे से, फिर पांचवे से, फिर चौथे से, फिर तीसरे से, ऐसे लेकर के आए, इसका नाम होगा बामर सीरीज, बामर, ठीक है। इस तरीके से पाशन सीरीज होता है, तो इसके ऊपर चले गए और ले आए कहाँ तक, दिस स्टेट, दिस स्टेट, दिस स्टेट, तीसरे नंबर पर, इसका नाम होगा बामर सीरीज, सॉरी पाशन सीरीज, पाशन सीरीज। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, एक्साइटेड। इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, इसके नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा, तो एटम में ये 4 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया। अब न्यूक्लियस में चलते हैं। न्यूक्लियस, अगला चैप्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमको पता है कि यहाँ पर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो रहते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो न्यूक्लियस है इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार्स। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, तो पूछा जाता है न्यूक्लियस के टाइप्स बताइए, तो 2 तरीके से हम बेसिकली बांटते हैं, आइसोटॉप्स और आइसोबार। आइसोटॉप और आइसोबार का मतलब क्या हुआ, ये समझिएगा। जो आइसोबार है, बार यानी भार, भार यानी वेट, बार भार वेट, आइसो मतलब सेम, आइसो माने सेम, तो यानी सेम वेट जिसका होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जिसका वेट सेम रहे, एटॉमिक वेट सेम रहे, एटॉमिक वेट क्या रहे, सेम रहे, और एटॉमिक नंबर क्या रहे, डिफरेंट रहे, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। थोड़ा हिंदी का दिमाग लगाइए, बार यानी भार और आइसो मतलब सेम, बार यानी भार, आइसो यानी सेम, तो सेम वेट यानी के आइसोबार। आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक वेट जो है ना, अच्छा इसमें एग्जांपल बता देता हूं मैं, एग्जांपल 18 वाला यानी आर्गन वाला कितना होता है, 40 होता है, कैल्शियम 20 वाला वो भी 40 होता है, 40-40 पढ़ाई होगा। तो इसको कहते हैं आइसोबार्स। आइसोटॉप्स की बात करते हैं, कैसे महान लोग हैं हमारे पास। आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, मार खा लेगा। आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स उल्टा हो जाता है, एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो जाता है, और एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। जैसे कार्बन C6 होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, C12, C13 और C14, 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन का भी 1 2 3 होता है ना।
तो इस तरीके से कार्बन के 3, हाइड्रोजन के इसी तरीके से, और इसी तरीके से बहुत सारे मेटल्स मटेरियल्स के होते हैं, यानी बहुत सारे एटम्स के होते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है। एक चीज पूछी जाती है, अल्फा बीटा और गामा में अंतर। ये रेस होते हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो हमको ये पता है अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, गामा न्यूट्रल होता है। अल्फा हेवी वेट होता है, बीटा थोड़ा लाइट वेट होता है, गामा में कोई वेट ही नहीं होता है ना। अल्फा हेवी वेट है, बीटा लाइट वेट है, गामा में कोई वेट ही नहीं है, नो वेट, क्योंकि ये रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है। और क्या कह सकते हैं, और क्या होता है, और कोई अंतर याद हो तो बताओ मुझे। 3, 4, 5 अंतर भी अगर समझ में आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है क्योंकि अगला जो आता है हमारे पास वो आता है, दो चीज आती हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगला आता है रेडियो एक्टिविटी। अब ये दोनों क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। फिर आता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 4 चीजें हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के बाद कुछ पढ़ना है नहीं, मतलब यही सब था जो पढ़ना था। ये 4 चीजें लास्ट है, मैं बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक और रेडियो एक्टिविटी दोनों को एक मत समझ लेना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी एक अलग चीज है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ लाइट का पड़ना और एमिशन होना, रेडिएशन का एमिट होना, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। जबकि किसी भी मटेरियल से किसी भी एटम से अपने आप अगर एमिशन हो रहा है, किस वजह से, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम के अनस्टेबिलिटी की वजह से अगर एमिशन रेडिएट हो रहा है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जबकि लाइट पड़ने की वजह से अगर एमिशन हो रहा है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो दोनों को एक मत समझ लेना। अब आते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, आखिरी टॉपिक हमारे लिए इस चैप्टर का, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन एंड व्हाट इज फ्यूजन, कोई बताएगा? बताओ यार। जुड़ना और टूटना, वेरी सिंपल, जुड़ना और टूटना। तो क्या कहते हैं हम लोग, फीज हो जाना और फ्यूज हो जाना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन स्प्लिट्स इनटू लाइटर एटम, फीज हो जाता है, टूट जाता है ना। तो लिख लेते हैं फिजन फ्यूजन। तो एक बड़ा सा एटम है ये, और ये छोटे 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 एटम्स में टूट गया, दैट इज कॉल्ड फिजन, फिजन हो गया, फ्यूज हो गया। और बड़ा सा छोटे 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 एटम्स हैं और सारे आपस में क्या हो गए, जुड़ के एक बड़ा एटम बना लिया इन्होंने, तो ये फ्यूजन हो गया। ये चीज आपसे पूछी जाती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पूछी जाती है। तो अब इसमें और कुछ तो है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। डी ब्रॉगली वेव एक इंपॉर्टेंट चीज है, डी ब्रॉगली वेव, वो भी बता देता हूं मैं। डी ब्रॉगली वेव का मतलब होता है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, डी ब्रॉगली ने बताया था कि भाई जो मैटर होता है ना, जो मैटर होता है, जो लाइट फेनोमेना जो होती है वो पार्टिकल, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल और मैटर दोनों को शो करती है। वेवी फेनोमेना भी शो करती है और पार्टिकल फेनोमेना भी शो करती है, वेव और पार्टिकल दोनों को शो करती है। इसको डी ब्रॉगली वेव थ्योरी कहते हैं। वेव प्लस पार्टिकल फेनोमेना को शो करती है कौन, लाइट, लाइट जो है दोनों को शो करती है, इसको डी ब्रॉगली वेव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज थी। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और वैसे कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस तो हम कर ही देंगे, पीएन टाइप, पीएन जंक्शन और पी टाइप और एन टाइप, और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए